नमस्कार। मैं मनोज कुमार और आप इस समय देख रहे हैं सौ न्यूज़ फेसबुक लाइव टीवी। आज हमारे इस खास बातचीत का जो कार्यक्रम है, इसमें आज के हमारे खास मेहमान हैं चंबा जिला के ही एक युवा अध्यापक युद्धवीर टंडन जी। युद्धवीर जी हमारे चंबा जिला से ही हैं और काफी जो है ऊर्जावान अध्यापक है। देखने में जैसे आप सब लोगों को आज हम उनके साथ रूबरू करवाएंगे, देखने में काफी युवा है अभी। आपको लगेगा कि नहीं, लेकिन जो इनकी उपलब्धियां इतनी है कि बता, अब वो सारी जो बातें हैं वो सारी लाइव ही वो आप सबके साथ रूबरू होंगे। जल्दी से आप सब लोग लाइव जुड़ जाएं और जितने भी लोग अभी लाइव जुड़े हैं, आए हैं, उन सबसे निवेदन है कि कृपया इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आज की जो हमारा ये कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव में जुड़े। और सबसे बड़ी बात आज के इस लाइव में जो सबसे ज्यादा खास होने वाली है, खास इसमें यह है कि इससे पहले भी हमने जो 7-8 कार्यक्रम करवाए, इसमें क्या होता था कि जैसे किसी से सवाल कोई करना हो तो आप कमेंट करते थे और कमेंट में जो आपका सवाल होता था वो हम जो है पहुंचाते थे अपने गेस्ट तक। लेकिन आज क्या है, आज हमने जो लाइव चलाया है, इसमें आपको दिख रहा होगा, एक मैंने लिंक शेयर किया है साथ में डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक को कॉपी करके गूगल गूगल क्रोम में डालेंगे और जैसे वहां पे डालेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आप लाइव हम सब के साथ जो है वो लाइव जुड़ सकेंगे। और लाइव जो है, आप अगर किसी आपका कुछ सवाल है हमारे इस इन गेस्ट जिसे हमारे खास मेहमान जो है, मेहमान जिसे हमारे अगर कुछ आप सवाल पूछना चाहते हैं तो लाइव भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये आज के लिए नया है, नई बात है। तो मेरा निवेदन है इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की हमारी जो आज की जो ये बातचीत है वो पहुंच सके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आज हम लोगों को मिलने वाली है। खासकर टीचिंग लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी अगर कुछ सवाल होंगे या कुछ आपको मार्गदर्शन देना होगा तो वो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। आज कमेंट की भी आवश्यकता नहीं है, आपको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे या उसको कॉपी करके अपना जो ब्राउजर है गूगल क्रोम, जो क्रोम में डालेंगे, और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव जुड़ के आप सवाल कर सकते हैं। तो ये आज के लिए खास है। तो आप आपके और युद्धवीर जी के बीच में हम बाधा ना बनते हुए आपको रूबरू उनसे मिलवाते हैं, युद्धवीर जी से। युद्धवीर जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनोज भाई, नमस्कार। युद्धवीर जी, सबसे पहले तो आपका जो है साउ न्यूज हमारे इस चैनल में और इस खास बातचीत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं। आपके माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं उनके साथ भी बातचीत कर सकूं, तो मेरे लिए भी ये एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, और सबसे बड़ी बात आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने समय दिया और आज हम सब लोगों के बीच में जो वो लाइव आप जुड़े हैं। तो इसके लिए हम आपका अपने चैनल के माध्यम से और आप अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। काफी बातें आपके बारे में सोशल मीडिया में जान चुके हैं, मुलाकात तो शायद एक या दो बार हमारी हुई होगी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम जी। से पिछले कई सालों करीबन दो दो से 3 सालों से हम लोग जो है लगातार देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पेज के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। फिर पिछले कुछ महीनों से या करीबन एक साल से तो लगातार कई तरह के अवार्ड मिल चुके हैं। तो टीवी में, अखबारों में, मतलब लगातार आपके बारे में बहुत सुन चुके हैं, लेकिन पहली बार आपके साथ जो लाइव बातचीत हो रही है। तो आज हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक है, कई लोगों के सवाल भी होंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़े। तो युद्धवीर जी हमारे चंबा से ही हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, और ये हमारे चंबा जिला के तेलकट क्षेत्र से संबंध रखते हैं। बाकी सारी बातचीत हम इनसे ही जानेंगे। देखने में आपको लग रहा होगा काफी युवा है, शायद उम्र में हमसे भी छोटे होंगे, लेकिन इनका जो अंदर ज्ञान का भंडार है वो बाकी में बहुत ही मतलब इंप्रेस करने वाला है। और इतना कुछ हम लोगों को आज सीखने वाला है, हमें खुद मोटिवेशन मिलती है इनसे जब भी इनकी कविताएं, इनकी जो भी इन्होंने यूट्यूब चैनल के ऊपर या अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जो जानकारी मिलती है। तो आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो युद्धवीर जी, आपके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो, क्योंकि शिक्षा का इसको लेके आप कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके ही बारे में जानना चाहेंगे कि आप जो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताएं।
मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो जिला चंबा की रही है, सारी की सारी जो चंबा मुख्यालय की रही है, जिसमें जी मतलब जो मेरी पहली से पांचवी तक की जो पढ़ाई रही वो जी राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुलाकड़ी, अपर जुलाकड़ी से रही है। उसके जी बाद मेरी जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है वो माध्यमिक विद्यालय हरदासपुरा से रही है, जीएमएस हरदासपुरा से। उसके जी बाद आगे की पढ़ाई जो है, नाइन्थ और टेंथ की जो मेरी पढ़ाई है वो बॉयज स्कूल से रही है चंबा का, जो कि बहुत ही फेमस स्कूल है और चंबा की जान कही जा सकती है उस स्कूल को। और उसके बाद एक वर्ष जी के लिए बीच में मेरे को सौभाग्य मिला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्रिया जाने का, जहां पर मैंने जी 10वीं और 11वीं की थोड़ी सी बीच में पढ़ाई की, और वापस फिर से बॉयज स्कूल से मैंने अपनी ट्वेल्थ जो है कंप्लीट करते हुए फिर देन आफ्टरवर्ड्स जो है कॉलेज में गए चंबा में ही, और इसी तरीके से चंबा की सारी जो शिक्षा है वो मेरी रही जी। मतलब है। जी जो आपने बातें बताई, आपकी लगभग पूरी शिक्षा जितनी भी है वो सारी सरकारी स्कूल से हुई है। जी सर, मेरी सारी शिक्षा सरकारी स्कूल से हुई है जी। ये बहुत बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, और एक उदाहरण भी हम सबके लिए बने हैं। युवा हमारे बीच में ये अध्यापक आए हैं, तो इनका जितना एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज्यादा, करीबन अभी कितना समय हो गया आपको इसमें जो अध्यापक जो जॉब के टाइम का जो रहा है? मैं अध्यापन कार्य करते हुए मुझे मतलब सरकारी सेवा में मुझे आए हुए 2016 सितंबर में मैं बतौर कनिष्ठ अध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला अनोगा में अपनी सेवाएं दी थी। मैंने देना शुरू की थी। तो जी 3 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं, और उसके बाद कुछ महीने आगे और जो समय है सितंबर के बाद का वो हुआ है, तो आप साढ़े का 3 महीने 3 साल का जो है वो आप ले सकते हैं पूरा पूरा इसमें। 3.5 साल का समय, और 3.5 सालों में ये जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि चंबा जिला ही नहीं, हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में युद्ध वेटरन जी का इस समय नाम चमक चुका है। और इस चमक का क्या कारण है वो आज हम पल पल एक सारी बातें इनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्कूल के बारे में हम बात करेंगे। काफी सारे आपको अचीवमेंट रही, लेकिन स्कूल के बारे में तो लंबी बातें होंगी। शुरुआत हम ये जानना चाहेंगे, काफी सारे अवार्ड भी मिले हैं जिसमें स्टेट लेवल के भी है, और बहुत से अवार्ड। तो थोड़ा उन अवार्ड के बारे में बताना चाहिए कि हमारा जो मेन मोटिव है, मैंने आपको जब से आपके साथ बात हुई थी उस समय मैंने यही बात करी कि आपको हाईलाइट करना मुख्य उद्देश्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य है कि आपको जो अवार्ड मिले उन आपकी इन जो चीजों से लेकर जो आपका अनुभव है, उस अनुभव से हमारे दर्शकों में भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, थोड़ा उनका भी मार्गदर्शन मिले। तो इसलिए हमने आपसे समय लिया और आपने समय दिया। थोड़ा उन अवार्ड के बारे में थोड़ा आप बताएं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह का आपका सफर रहा है ये। जहां तक अवार्ड्स की बात है, मैं अक्सर ये चीज कहता भी हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड बीइंग अ टीचर यही रहता है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, यदि उनके बिहेवियर में कुछ चेंज हमें देखने को मिले, अपने दिल में कोई सेटिस्फेक्शन यदि हमें महसूस होती है, तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ा पुरस्कार एक अध्यापक के लिए। और विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हम उनके ऊपर जो भी काम करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसका रिजल्ट मैं आपको बताऊं शायद एक दिन में ही दिख जाता है। मतलब अगर यदि हम अभी कुछ उनको सीखने को दें, तो मुझे लगता है वो ऑन द स्पॉट उसका जो रिफ्लेक्शन है वो नजर आने लग पड़ती है। तो प्राइमरी जो लेवल के जो टीचर्स हैं वो तो हर समय रिवॉर्डेड फील करते हैं अपने आप को, क्योंकि जब एक थोड़ा सा एज बच्चे की बढ़ जाती है तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी रहते हैं, बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब प्राइमरी स्तर पर जो बच्चा होता है, शायद वो बाकी चीजों को उतना ज्यादा गौर से नहीं लेता। वो पढ़ाई जो विद्यालय में होता है तो वो विद्यालय का बन करके आता है, उसके माइंड में बाकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहती हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जैसा कि आपने कहा कि कुछ एक जो अगर अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा जो, जैसा आपने कहा कि मैं इसको दूसरे वे में लूंगा, मैं बनस्पत की अवार्ड्स के नाम गिनवा दूं, उससे बेटर ये रहेगा मैं ये बताऊं कि उसकी थोड़ा सा उसका जरा इनसाइट मैं बताने की कोशिश करूंगा थोड़े समय में ही। जी जी बिल्कुल। जैसे अगर बात करें जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, उन अवार्ड्स में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवार्ड्स के लिए हमें खुद अप्लाई नहीं करना पड़ता, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे भी होते हैं जहां अप्लाई करना पड़ता है, कुछ टर्म्स रहती होंगी मैंडेटरी, लेकिन फिर भी मतलब मैक्सिमम जो इस तरीके की, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक अध्यापन अपने आप में एक नोबल प्रोफेशन है। और जैसे मैं एक बात करता हूँ टीचर ऐप के माध्यम से, जो सबसे पहला मुझे आप मान सकते हैं कि सेवा के क्षेत्र में आने के बाद जो सबसे पहले अवार्ड मिला था, जो कि जी नेशनल लेवल का था, और पूरे देश भर में जो है वो हमारा जो विद्यालय था वो शीर्ष 3 स्थानों पर जो है वो रहा था।
तो वो एक कंपटीशन के माध्यम से हुआ था। इस तरीके से आपने भी उसमें देखा होगा कि एक बड़े अच्छे तरीके से वो सारा का सारा कैंपेनिंग चली। उसमें हमने वीडियो कॉन्टेस्ट में सबमिट किया, और वीडियो सबमिट करने के बाद जो है फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको आगे हम स्टेजेस पे लेके गए, वोटिंग भी उसमें हुई। तो इस प्रकार से वो एक इनाम जो है वो रहा। फिर उसके बाद जब वो एक मोमेंटम मिला, उसके बाद अवसर मिलते गए। जैसा कोई अवसर मिलता गया उस अवसर के ऊपर हम उसी अनुसार कार्य करते रहे। और निस्वार्थ भाव से जब हम काम करते हैं तो अपने आप जो है वो अवसर जो है वो हमारे पास कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। और उसी के चलते फिर उसी की कंटिन्यूएशन में जो है वो फिर स्टेट अवार्ड हाल ही में 2019 में मिला है, जो कि महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के माध्यम से प्राप्त हुआ। उसके साथ ही नवोदय क्रांति की ओर से भी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो मिला है। तो इस तरीके से ये अपने आप फिर जैसे जैसे हमारा परिवार बड़ा होता जाता है, हम काम में और ज्यादा डीप उसमें चले जाते हैं, और ज्यादा गहनता में जाते जाते हैं, तो वो अपने आप जो सारे के सारे रास्ते हैं वो अपने आप वो जो है वो सामने आना शुरू हो जाते जी बिल्कुल, थैंक यू। प्रियंका जी का भी हमारे बीच में जुड़े हैं, तो इनका कमेंट आया मेरा। एक बार फिर इस लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी हमारे दर्शक का कोई सवाल हो, तो अगर या तो कमेंट में आप बता सकते हैं, लेकिन अगर लाइव हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है। उस लिंक को जो है आप कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट करके वहां से जो है आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और लाइव भी आप जो है आज युद्धवीर जी से सवाल कर सकते हैं। ये एक आप सबके लिए इतने जो सारे जो कार्यक्रम है उनमें से आज की नई चीज है, तो आप लाइव भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, युद्धवीर जी से बात कर सकते हैं, इनसे सवाल कर सकते हैं। तो आगे की थोड़े स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन प्रियंका जी ने सवाल किया है तो इस सवाल का मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जो आपका अनुभव रहा है काफी सारे युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। इतने कम समय में जो आपने उपलब्धियां हासिल की है इतने बड़े लेवल पे, तो वो बहुत बड़ी हैं। बात जी। है। की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन प्रियंका जी ने सवाल किया कि सर से मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों डालते हैं? क्या सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती? अगर अच्छी होती है तो वो प्राइवेट स्कूलों में क्यों डालते हैं? तो इस पर बड़ा अच्छा सवाल जो है वो मनीषा जी ने, प्रियंका जी ने, प्रियंका। प्रियंका जी ने। तो प्रियंका जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं खुद भी देना चाहता था। आगे मैंने सोचा था आप भी पूछेंगे इस सवाल को। जी तो जी। ये समस्या है एक बहुत बड़ी, कि सरकारी स्कूलों की और अभिभावकों के रुझान को कैसे लाया जाए। देखिए, मैं दो तरीके से इसके उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला बात आती है कि कहाँ पर बच्चे को बेटर एजुकेशन मिलेगी। देखिए, एजुकेशन का मतलब अगर सिर्फ ये है कि हमने बच्चे को यूनिफॉर्म अच्छी हो जाए, टाई बेल्ट एक्सेट्रा, या बच्चे को एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की तरफ हमने लेकर के जाना है, या जी बिल्कुल। एजुकेशन का मतलब हम समझते हैं कि बच्चा किताबी कीड़ा ना बन करके संस्कार युक्त शिक्षा मिले, संस्कारी शिक्षा मिले, असरकारी शिक्षा मिले। तो मेरे को लगता है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो केवल सरकारी विद्यालयों में ही मिल सकती है। देखिए, अपवाद हर जगह हो सकते हैं। अपवाद हम आए दिन हमें सुनने को मिलता रहता है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कि कहीं जगह सरकारी स्कूल्स के भी समाचार मिलते हैं, तो वहीं पर प्राइवेट स्कूल्स के भी बहुत सारे समाचार जो वो हमें मिलते हैं। तो उस अपवादों को जो है वो इधर रख करके, अपवाद उसमें स्कूल की गलती नहीं है, वो वहां पर पर्टिकुलर वो एक ह्यूमन रिसोर्स की गलती मानी जा सकती है, क्योंकि स्कूल तो अपने आप में एक मंदिर है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है। स्कूल कभी भी मतलब स्कूल में कोई कमी या कोई वो नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये मानता हूँ कि सरकारी विद्यालयों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो इस समय देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है, जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चों को, निम्न वर्ग से मेरा अभिप्राय आर्थिक रूप से है, जो शायद उतनी ज्यादा महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। आप देखिए जी प्राइवेट स्कूल्स में, देखिए क्या होता है, वहां पर बच्चों की पहले तो स्क्रीनिंग की जाती है, उन्हीं बच्चों को वहां पर एडमिशन दिया जाएगा जो पढ़ने में अच्छे हैं। जो पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे उन्हें शायद बाद में भी स्कूल से थोड़ा सा वो करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम सरकारी विद्यालयों में क्या रहता है, यहाँ पर हम ना केवल मतलब हमारा यहाँ पर एक कंप्रिहेंसिव आउटलुक जो वो रहता है, होलिस्टिक अप्रोच हम लेकर के चलते हैं, ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। यदि कोई बच्चा पढ़ने में कहीं थोड़ा सा दो तीन अंक कम भी है, तो वो किसी और दिशा में आगे बढ़े। संसाधनों जी। की कमी मुझे लगता है सरकारी विद्यालयों में बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है, पूरे देश की सरकारें काम इतने अच्छे तरीके से कर रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। दिल्ली में देखिए कहाँ, मतलब हर जगह पर, हमारे हिमाचल में कितना अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है अब ये जो भ्रांति है
कि पेरेंट्स, अभी पेरेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि एक बार वो सरकारी विद्यालयों में आकर के तो देखें, यदि उन्हें कोई कमी लगती है। ये मैं अक्सर ये बात कहता हूँ क्योंकि मेरे को अभी ध्यान में आ गया। ये इस पॉइंट को मैं चाहूंगा कि सभी दर्शक बड़े ध्यान से सुने कि जी सरकारी विद्यालय से क्या मतलब। विद्यालय तो सरकारी होता ही नहीं है, ठीक है। विद्यालय तो आपका अपना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने विद्यालय का नाम लेता हूँ। जैसे जी अनोखा स्कूल है तो वो सरकार का स्कूल नहीं है, क्योंकि वहां पर जी कोई सरकारी कर्मचारी पढ़ने नहीं आता, वहां पर जनता पढ़ने आती है, तो वो जनता का स्कूल है। और सरकार ने 99.99% जो अधिकार हैं वो अभिभावकों को देकर के रखे हुए हैं। चाहे वो कोई भी जी स्कूल है, चाहे वो प्राथमिक है, माध्यमिक है, वरिष्ठ माध्यमिक है, वो स्कूल अपना, अगर कोई पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में कमी है, मतलब उनके अपने स्कूल में कमी है। अब बिल्कुल। मेरे अपने किसी स्कूल में कमी हो तो मैं किसी दूसरे के स्कूल में क्यों जाऊं, मैं अपने स्कूल की कमी को सुधारूं। अभिभावकों जी का ये दायित्व बनता है कि वो उस समय अध्यापकों को भी जाकर के उनका सहयोग करें। यदि वो किसी भी तरीके से, अगर हमारे किसी घर के कमरे में सीलन आ जाए तो हम उसके चक्कर में पूरे घर को तोड़ के चले नहीं जाते हैं, या फिर हम ऐसा नहीं जी करते हैं कि अपने घर को छोड़ के कहीं चले गए। हम उस कमरे की रिपेयर करते हैं, उस कमरे की मुरम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं वहां टाइल्स लगाने की, कोई प्लास्टिक की शीट लग जाए, सो दैट की जो हमारा विद्यालय है वही साहब हमारे विद्यालय के साथ है। अगर किसी विद्यालय में कहीं पर कोई चीज कम है, हम क्यों ना उसके लिए प्रयास करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि कहीं एलसीडी नहीं है, तो वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी एलसीडी अपने आप में अध्यापक है, सबसे बड़ा टीएलएम एक अध्यापक है। लेकिन फिर भी अगर बिल्कुल। कोई कमी है, क्यों ना वो कमी समाज के सहयोग से की जाए। और मुझे लगता है कि 99% अध्यापक, 99% से भी ज्यादा मैं तो मानता हूँ 100% अध्यापक इसके लिए सहयोग देने के लिए तैयार होंगे, और देते भी हैं कई अध्यापक। मैक्सिमम अध्यापक देते हैं। यदि अभिभावक एक बार आकर के बोल लें कि 100 रुपए की कोई चीज है, अगर 20-25 रुपए भी अभिभावकों की तरफ से आ जाए, तो मुझे लगता है 75 रुपए तक का जो खर्च है वो अध्यापक करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में कमी है, हमें ये बोलना चाहिए कि हमारे अपने स्कूल में कमी है। और जब हम ये सोच लेंगे तो फिर हमारा नेचुरली जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। कितने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे कुल्लू के जो उपायुक्त है, कुल्लू की जो उपायुक्त है, उन्होंने सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डाला है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आए दिन हम समाचार पत्रों में सुनते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज बोलना कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं डाला जाता है या किसी और स्कूल में डाला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए सोचने का विषय है। और अध्यापक, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं खुद एक अध्यापक हूँ, तो मैं इस मामले में भी ये कहना चाहूंगा कि अध्यापक अगर कहीं पर कोई कमी रह रही है तो उसके लिए अभिभावकों को, क्योंकि स्कूल उनका है, स्कूल उनका है। अध्यापक तो स्थानांतरित होते रहते हैं, आज इस विद्यालय में है, कल उस विद्यालय में है। 20-25 वर्ष के अपने कार्यकाल में कितने विद्यालय वो बदलते रहते हैं, लेकिन अभिभावकों का जो विद्यालय है वो निरंतर 5 वर्ष तक वही रहता है, जब तक उनके बच्चे हैं। उसके बाद भी उनके किसी रिश्तेदार के बच्चे आते रहते हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ये सारी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये बात आपने बहुत ही अच्छी कही है। एक बात जो अक्सर हमने खुद भी ये चीज देखी है, जो हमारे आसपास के जो एरिया है, कई सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, कई सरकारी में जाते हैं, लेकिन एक एक बात जो अक्सर, हाँ, जो आपने जैसे अभिभावकों की बात कही, तब मुझे ये भी बात याद आई है। सरकारी स्कूलों में जो जी बच्चे जी। पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों को कई बार जैसे कोई मीटिंग में बुलाते हैं स्कूल में, वो नहीं पहुंचते। लेकिन जब प्राइवेट जी। स्कूल की बारी आती है, वहां बच्चों को छोड़ने भी जाते हैं, लाने भी जाते हैं, शाम को बिठा के उनको ट्यूशन भी देते हैं, पूरा इंटरेस्ट लेते हैं जब प्राइवेट स्कूलों में छोड़ते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में यह है कि एक अध्यापक के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि इसने जो करना है वो फाइनल है। जबकि प्राइवेट जी। स्कूलों में खुद भी इंटरेस्ट लेते हैं, खुद भी मेहनत करते हैं, सुबह शाम बच्चों को पढ़ाएंगे, लेने जाएंगे, छोड़ने जाएंगे। लेकिन सरकारी में इतना इंटरेस्ट, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के लिए जब बात आती है, तो वहाँ अभिभावक भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनको जिनको सिर्फ एडमिशन करवाएंगे, करवाने जाएंगे बच्चे की, उसके बाद वापस फिर देखते भी नहीं है। तो लेकिन जिस तरह से आपका हम लोग देखते हैं वीडियो भी, आप बच्चों के साथ भी कई सारी वीडियो आपने शेयर की है, चाहे वो कविताओं के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं, चाहे कोई नई नई तरकीब जो आप शेयर करें। तो एक दो लोगों के कमेंट है, सेम ही कमेंट है, का अशोक राठौर जी हैं, और एक इम्तियाज सोनी जी है। इन दोनों को सेम ही कमेंट है कि युद्धवीर भाई जी, इससे मेरा एक सवाल है कि अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाए प्राइवेट स्कूल में, इसके अलावा जो कई सारे अध्यापक भी हैं जो खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में छोड़ते हैं। हम्म। क्या उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? तो ये दो दो लोगों का सेम सवाल है ये।
देखिए, इस सवाल का जवाब मैं अपने लेवल पे ही दे सकता हूँ, व्यक्तिगत स्तर पे ही, क्योंकि किसी दूसरे के बिहाफ पे बोलने के लिए मुझे नहीं लगता कि ना तो मैं ऑथराइज हूँ और ना ही मैं बोल सकता हूँ। हाँ, अपना विचार मैं इसके ऊपर जरूर रखूंगा। भविष्य में जब कभी भी मेरे बच्चे होंगे, वो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे। मेरे विद्यालय के जो मेरे साथी हैं, जो कलीग हैं, उनका बच्चा हमारे अपने विद्यालय में पढ़ता है। एक बच्चा पढ़ के गया, जब वो हमारे विद्यालय में पढ़ता था तब भी वो द बेस्ट था, टॉपर था। अब जब वो हमारे विद्यालय को छोड़ के आगे गया, वो फिर सरकारी विद्यालय में, यानी छठी में उसने फिर सरकारी विद्यालय में दाखिला लिया है, और वहां पर जी। फिर से वो द बेस्ट कर रहा है, अपना टॉपर है वो। उसके इसी के साथ ही उसके जो उनकी जो अभी मतलब वो बहुत से अध्यापक ऐसे भी हैं। देखिए, अगर ऐसे जैसे राठौर जी ने और सोनी जी ने जो क्वेश्चन किया कि बहुत से अध्यापक जो है वो अपने बच्चों को अपने स्कूलों में ना पढ़ा करके किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। लेकिन मैं डिफेंड किसी को नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि बहुत से अध्यापक ऐसे भी हैं जो अपने विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ना केवल पढ़ा रहे हैं बल्कि स्वयं अपने साथ लेकर के जाते हैं। अगर किसी भी अध्यापक का विद्यालय 2 घंटे की दूरी पर है, पैदल ऑन फुट है, तो वहां पर 2 घंटे लेकर के जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक तरफ जाना, जैसे अब मैं अगर बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सभी अभिभावक जिस तरीके से मैंने कहा कि वो अगर सरकारी स्कूलों की और अपने इंटरेस्ट को फोकस करें, तो कैसे नहीं एक उस तरीके का एक समाज में ट्रेंड चल पड़ेगा कि नहीं यार। और सबसे बड़ी बात तो ये मानता हूँ कि सरकारी विद्यालय में पढ़ना गर्व की बात है। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चंबा में मेडिकल कॉलेज है। चंबा में मेडिकल कॉलेज है सरकारी। वहां पर जब कोई किसी बच्चे की एडमिशन होती है, कोई सीट मिलती है, मुझे लगता है न्यूज़पेपर्स की बात करें, मीडिया चैनल्स की बात करें, कहाँ कहाँ नहीं उसको उसको खुशी होती है कि यार देखो, मैंने सरकारी जो है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ली है। सेम फीलिंग मैं तो ये मानता हूँ, सेम फीलिंग जो है वो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों में भी, सेम फीलिंग। जब किसी बच्चे की एडमिशन सरकारी प्राइमरी स्कूल में होती है, उसके अभिभावक को भी उतना ही खुश होना चाहिए जितनी खुशी वो एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में करते हैं, क्योंकि हमारी चेन तो एक है। हम सभी एक सिस्टम से चले हुए हैं। जो सरकार प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को अपॉइंट करती है, वही सरकार मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स को भी अपॉइंट कर रही है। तो अगर जी। हमारा एक तरफ आउटलुक डिफरेंट है, दूसरी तरफ आउटलुक डिफरेंट है, तो उसका रीजन या तो ये है कि उनको लगता है कि जो किसी एक जगह पर अच्छी पढ़ाई हो रही है और किसी जगह पर थोड़ी सी कमी है, तो मैंने वही कहा कि वो कमियां कौन दूर करेगा। अध्यापक तो किसी विद्यालय में कुछ समय के लिए आता है, लेकिन अध्यापक को भी अगर अभिभावक चाहें, तो मुझे लगता है, और समाज चाहे, जो वहां की सोसाइटी है, एक, देखिए, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में फर्क है, अब आज की डेट में तो रहा ही नहीं है। बिल्कुल। सिंपल सी बात है। अब जैसे हम कई बार ये बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल के टीचर इसीलिए ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। तो भाई वही प्रेशर आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के ऊपर भी डालिए ना। वहां पर प्रेशर बिल्कुल। कौन डालता है? पेरेंट्स डालते हैं। और वो पेरेंट्स, बिल्कुल। और वो जो प्रेशर है, वो मोरल प्रेशर है। वो प्रेशर कोई ये नहीं है प्राइवेट स्कूल में कि कोई बंदूक लेके खड़ा हुआ है। वो मोरल प्रेशर है। वो पेरेंट्स रोज फोन करते हैं, बात करते हैं कि जी हमारे मैम, आज हमारे बच्चे का काम ये हुआ, वो तो वो मैडम और वो सर भी इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार देखो, बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। अब वही चीज जब गवर्नमेंट स्कूल में भी होगी, बार बार कॉल कीजिए, आप उनसे पूछिए कि सर इस बच्चे का ये काम है, इसका ये काम है, तो क्यों नहीं वो उस तरीके से वही एक वर्क कल्चर या सेम कल्चर जो है वहां पर भी डेवलप होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो इन्होंने बात कही उसमें सच्चाई भी है, लेकिन फिर भी वो केवल एक ही पहलू की तरफ ना देखते हुए दूसरे पहलू की तरफ भी देखें कि बहुत से न केवल सरकारी अध्यापक बल्कि कर्मचारी, अधिकारी सरकारी विद्यालयों की ओर आज की डेट में आ रहे हैं, और ये जो मिथक है वो टूट रहा है धीरे धीरे, और आने वाले समय में ये बिल्कुल खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि जो सरकारी स्कूल के अध्यापक जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आप जिस तरीके से कह रहे थे फेसबुक पे, आप मैं मेरे को मालूम है कि आप एक खोजी प्रवृत्ति के इंसान हैं और आप बहुत कुछ देखते रहते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से फेसबुक के ऊपर आजकल एक तरीके से जो है वो एक सुनामी सी आई हुई है। मैं बाढ़ भी नहीं कहूंगा। आज देखिए, ऑनलाइन टीचिंग के मामले में नवोदय क्रांति को आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमने ज्ञान कोश नाम से फेसबुक पेज स्टार्ट किए हैं, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आज की डेट में ये बात है कि स्कूल्स तो बंद है, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं है। पढ़ाई पहले से भी जोर शोर से चली हुई है, और हमारी कोशिश है कि जो बच्चे जितनों तक हम पहुंच पा रहे हैं, जैसे आज मैं डाटा देख रहा था, मुझे लगता है मोर देन 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो कवर किए जा चुके हैं व्हाट्सएप के द्वारा। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में जहां सब कुछ बंद है, वहां पर भी टीचर्स जो है वो अपने 60% स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इतनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वो सारी की सारी जो सरकारी स्कूल के अध्यापक है वो अपने नेट पैक से और अपने खर्चे से कर रहे हैं। तो इस बिल्कुल तरीके जी। से सरकारी अध्यापकों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे एक बड़ा पुराना वाक्य है कभी का
कि मतलब सरकारी अध्यापकों को जो है वो अगर हम प्रोत्साहित करेंगे, तो मुझे लगता है कि सरकारी अध्यापक अभी जितना काम कर रहे हैं उससे भी 4 गुना ज्यादा काम करेंगे, और आने वाले समय में जो इसका परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलेगा। जी। जी। इसके अलावा अपने कुछ लोगों के कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि काफी सारी अब इसमें एक बार काफी सारे कमेंट आ चुके हैं। रितिका ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे जी। पास भी कुछ बच्चे आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, स्टडी कर रहे हैं। उनमें कुछ फिफ्थ कुछ हम्म। सिक्स्थ क्लास के बच्चे हैं जिन्हें ए से जेड तक जो है एबीसी नहीं आती है। क्या रीजन है जो बच्चे एबीसी भी नहीं याद कर पाते हैं? देखिए, इसके लिए तो अब युद्धवीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मेन रीजन है कि खुद हमें हमें भी थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, यही कारण है कि हम लोग वापस आके पूछते नहीं है। और यही बात जो है ऋषभ शर्मा जी ने भी एक कमेंट में कही है वापस। ये प्रियंका जी ने सवाल किया था, तो ये मनीष कुमार जी ने इसका जवाब दिया है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सरकारी स्कूल से ज्यादा फीस देनी पड़ती है, और उनके माँ बाप को घर में बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने इतनी फीस दी है, कितनी फीस दे रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बच्चों को पढ़ाना। और सरकारी स्कूल में कुछ माँ बाप होते हैं घर में नहीं पूछते हैं कि बच्चा आज क्या काम मिला है उनको। तो ये यही बात है जो युद्धवीर जी ने कही है कि मेन सरकारी और प्राइवेट की बात की है, हम लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने बच्चों को लेके, हम वो सबसे बड़ी बात है। प्राइवेट वालों को तो हम लोग बोल देते हैं कि आपको फीस देते हैं, ये वो जिस तरह से भी आप अपने तरीके से सवाल करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में हम लोग पूछते भी नहीं है। टीचर से भी बात करते कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा घर आता है तो बच्चों के साथ भी आप संपर्क में रह सकते हैं कि किस तरह से जो है क्या काम मिला है, या किस तरह से जो भी है स्कूल की तरफ से आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सतीश कुमार जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात आपने कही है युद्धवीर जी। और राजपूत स्नेहा ठाकुर जी ने कहा कि लगा दी है फोन में ऑनलाइन क्लास, मेरे देश के गुरुओं को है मेरा प्रणाम। राजपूत स्नेहा ठाकुर जी हैं, ये भी आपके मंजीर से हैं, और काफी अच्छी कविताएं लिखती हैं। इनकी कविताएं पिछले दो कविताएं इनकी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है। तो शायद युद्धवीर जी का कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। युद्धवीर जी, जब तक युद्धवीर जी द्वारा ऑनलाइन आते हैं, हम कमेंट ले लेते हैं। काफी सारे कमेंट अब हो चुके हैं, बारी बारी से सबके कमेंट लेंगे। युद्धवीर भाई को नमस्कार, पंडित खोजू राम जी कह रहे हैं। रमेश अत्री जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे भाई युद्धवीर जी, हम आपके विचारों में बहुत कुछ सीखते हैं। और भाई मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से आपके विचार हम तक पहुंचाए। रमेश अत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। और हमारा धन्यवाद नहीं, धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग रोजाना जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ, लाइव आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं तभी हम कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। अगर कोई देखने वाला ही ना हो तो उस काम को करने का उतना मजा नहीं आता है। वही कारण है कि आज जो है हम लोग इस कार्यक्रम को कर पाने में सफल हो पाए हैं। युद्धवीर जी का शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है, तो जब तक युद्धवीर जी दोबारा लाइव आते हैं हम कोशिश करेंगे सारे कमेंट उतने देर ले लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सी बातें जो है हमने युद्धवीर जी के साथ करनी है। अपने सतीश कुमार जी कह रहे हैं नाइस टंडन सर। प्रियंका जी कह रहे हैं बिल्कुल सही। रमेश अत्री जी कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में भाई युद्धवीर जी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी भाई युद्धवीर जी जैसे अध्यापक मिले। बिल्कुल रमेश अत्री जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है। और जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और इनके शब्दों से आपको लग गया होगा कि किस तरह से है। बाकी अगर किसी को नहीं पता है तो जैसे हम वीडियो ये पोस्ट कर देंगे इनके, या यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं युद्धवीर टंडन। तो उन इन्होंने अपना एक फेसबुक के ऊपर अपना यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया हुआ है, जिसमें सारी वीडियोस पड़ी है किस तरह से वो स्कूल में पढ़ाते हैं, किस क्या क्या उनका तरीका है, क्या क्या उनकी कविताएं हैं। हर तरीका जो उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से शेयर भी कर रहे हैं। तो जितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जब हम अवार्ड को लेके बात कर रहे थे, कि अवार्ड हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो है क्या, कि जब बच्चे हमारे जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे भी अगर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आगे रिस्पॉन्स भी अगर आता है, तो हमारे लिए इससे बड़ा अवार्ड और कुछ नहीं हो सकता। और मैं अपने इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब ये युद्धवीर जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, इनके गुरुओं के लिए किसी अवार्ड की आवश्यकता नहीं, यही एक बहुत बड़ा अवार्ड है। उनके गुरुओं के लिए ये बहुत बड़ा अवार्ड है। वेल सेड सर, सतीश जी कह रहे हैं वेल सेड। प्रियंका जी कह रहे हैं आज के जमाने में एजुकेशन बहुत जरूरी है, और हर माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि सारे
आज का शिक्षित है कुछ छोड़ के, और भी लोग प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं क्योंकि वहां पर उनको भरोसा है टीचरों के ऊपर, सरकारी टीचरों के ऊपर नहीं। देखिए यह बात जैसे युद्धवीर जी ने पहले कह दिया कि सरकारी और प्राइवेट की बात नहीं है, बात है कि हम लोग खुद कितना इंटरेस्ट ले। द गवर्नमेंट टीचर डू वर्क इन ऑपोजिट, सतीश जी कह रहे हैं। बाकी लाइव युद्धवीर जी द्वारा कनेक्ट हो चुके हैं, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई। जी हाँ जी जी। सर वी डू अवर वर्क ऑनेस्टी एंड विथ डेडिकेशन, सतीश जी कह रहे हैं। क्वेश्चन सर युद्धवीर जी, एक सवाल है कि अपने प्रियंका जी का ये कि एक आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चली है, तो जिनके पास फोन नहीं है ऐसे बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? उन लोगों से कैसे हम संपर्क बना सकते हैं? अ, देखिए, इसके ऊपर भी मैं दो ही बातें बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये मेरे जीवन का मूल मंत्र रहा है कि कुछ भी ना होने से कुछ होना बेटर है। ठीक है। आज के समय में जहां स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब आप कोई भी सेवा ले लीजिए जो कभी बंद नहीं होती है, वो भी आज के समय में होल्ड पर है। ऐसे में भी अगर हम 60% से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं तो वो एक अचीवमेंट है, अप्रिशिएबल जॉब है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए हर एक को। दूसरी बात, जो बच्चे बच गए, सर, मैंने जैसा पहले भी कहा और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे, हमारे सारे के सारे अध्यापक जो हैं वो अब दिन रात मेहनत करके, चाहे स्कूल में हमें अपनी छुट्टियों को त्याग करना पड़े, चाहे संडे का त्याग करना पड़े, चाहे सेकंड सैटरडे का, चाहे गेस्टेड हॉलीडेज का, इवन हम सीएल्स भी नहीं लेंगे और स्कूलों में मतलब लगातार जो बच्चे छूट गए उनको उसी स्तर पर लेकर के आएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अब इसमें भी एक एंगल और है, वो ये है कि जो हमारे समर स्कूल्स हैं और जो विंटर स्कूल है, दो प्रकार के स्कूल होते हैं। तो जो विंटर स्कूल है वो तो उतना सिलेबस ऑलरेडी कर चुके हैं जितना अभी करवाया जा रहा है। तो यानी कि विंटर बिल्कुल। स्कूल्स के स्टूडेंट को अभी तक लॉस नहीं है, वो तो रिवीजन में चले हुए हैं। तो मतलब 60% में भी आप अगर इसका मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि कितने विंटर है और कितने समर है ऑल हिमाचल में, कितने परसेंटेज का। लेकिन फिर भी कुछ भी परसेंटेज हो, हम ये तो मान के चल ही सकते हैं कि कुछ बच्चे तो रिवीजन ही कर रहे हैं सर अभी तक। तो वो ये है कि वो बच्चे पीछे छूट जाएंगे, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो समर स्कूल्स के टीचर्स हैं, वो मेरे को, मेरा ये पूरा विश्वास है, क्योंकि जितना मैं अभी तक इस व्यवसाय में आए हुए जितना मुझे समय हुआ है, मैं ये मानता हूं कि अध्यापक इस समय आतुर हैं। उनको बेचैनी हो रही कि कब वो विद्यालय में जाकर के वही ये चीज डिलीवर करे। और मैं, एक अध्यापक चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पहले वाले समय में कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था, कोई इतना टफ काम नहीं होता था, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी हैं वो आईएएस बने हैं, एचएस बने हैं। तो आज के समय में तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, इतना सारा माध्यम हमारे पास उपलब्ध है। तो जैसे ही स्कूल रिज्यूम होंगे, ओपन होंगे, मुझे लगता है ये अपने आप देखेंगे कि इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। सारा का सारा जो जो बच्चे छूट रहे हैं उनको कवर जो अब कर लिया जाएगा। और ये मैं एक बीइंग अध्यापक एक श्योरिटी जो है वो देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया जी। ये रमेश अत्री जी का कमेंट है, हमने भी बड़े चैनल देखे हैं भाई, पर साओ चैनल प्रगति के पथ पर है, हर रोज कुछ ना कुछ हमारे, हमें जो है हर रोज कुछ सीखने को नया मिल रहा है। एक बार पुनः धन्यवाद मनोज जी का। रमेश अत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इस चैनल का को चलाने का हमारे मुख्य उद्देश्य ये था कि आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, काफी सारे लोग जो है परेशान भी थे कि कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब ये कोरोना खत्म होगा। तो मैक्सिमम दिमाग हर किसी व्यक्ति का किसी न किसी टेंशन में पड़ा हुआ है कि हमने, हमारा वो काम छूट गया, ये छूट गया। तो हमने ये कोशिश करी कि रोजाना इस समय अपने, अब जब खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है खेतों के काम भी लगे हुए हैं, तो सारे अपने अपने बिजी होते थे। तो ऐसे में ये समय जो है 8 से लेकर 9 बजे हर व्यक्ति अपने अपने घर पहुंच जाता था, थका हारा परेशान भी होता था वही लॉकडाउन को लेकर। तो हमने कोशिश करी है रोजाना किसी न किसी ऐसी शख्सियत को आप सब लोगों के बीच में लाया जाए, ताकि जो कुछ ना कुछ नया अनुभव हमें भी सीखने को मिले। तो ऐसे समय में हम अपने टाइम को अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो ये हमने कोशिश करी है। और दूसरी बात रही इस कार्यक्रम को लगातार करने की, तो ये आप सब लोगों की वजह से ही हो पा रहा है। अगर आप लोग सब लोग अगर इस कार्यक्रम के साथ न जुड़े, अगर आप सब लोग ही देखने ना आए, तो हम कैसे कर पाएंगे इस कार्यक्रम को? तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप रोजाना, कई सारे लोगों के तो मुझे नाम भी याद हो गए हैं जो रोजाना लाइव जुड़ रहे हैं, पिछले 8 दिनों से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे तिलक ठाकुर जी हैं, वो अभी अभी भी हमें लाइव देख रहे हैं, अरुणाचल से देख रहे हैं, बॉर्डर पे है, हम सब की सुरक्षा के लिए वो वहां पे है, और आज भी वो हमारे साथ लाइव इस समय जुड़े हैं। तो तिलक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और सैल्यूट करते हैं आपको कि लगातार हमारे इस कार्यक्रम के साथ भी जुड़ रहे हैं। और साथ में क्योंकि आप लोग हैं तो हम घर में बैठ के इस समय इतनी आजादी के साथ जो है
वो अपने कार्यक्रम को भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छा जीवन जो वो व्यतीत कर रहे हैं। ये आप सब लोगों की वजह से ही है। तो तिलक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सल्यूट करते हैं दिल से आपको। आजाद पठान जी का कमेंट आया कि सरकारी स्कूल में टीचर की लापरवाही क्यों होती है और वो प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं होती। पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में बैचिंग और यूकेजी में करते हैं, सरकारी स्कूल में पूरी करते हैं। आजाद जी देखिए, इसमें ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं युद्धवीर जी से, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया है। और मेन यही कारण है जो आपको मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि इसमें कमी हम लोगों की भी है। हम लोग बच्चों को तो भेज देते हैं स्कूल, लेकिन कभी आज तक पूछा नहीं है कि स्कूल में क्या काम दिया है या बच्चों के लिए। और कभी टीचर से कभी स्कूल में जाके बात नहीं है। कई बार हमने खुद यहाँ अपने आसपास के क्षेत्रों में देखा है, एसएमसी की मीटिंग होती है, उसके लिए बुलाया जाता तो वहां तक नहीं पहुंचते, तो आगे तो बहुत नहीं तो कम से कम, ज्यादा नहीं, मैं इतना नहीं कहता, लेकिन महीने में 1 या 2 बार आप समय निकालें, कम से कम स्कूल में जाएं। टीचरों को भी अच्छा लगता है, खासकर सरकारी स्कूल के अध्यापकों को अच्छा लगता है कि कम से कम उनके वो अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं कि मेरा बच्चा कैसा है पढ़ाई में, कैसी पढ़ाई चल रही है, कम से कम आप बात तो करके आइए। तो ये सब बहुत बड़ी बात है, कम से कम अध्यापकों के साथ आप संपर्क में रहिए। इंग्लिश स्कूल का क्या होता है, इंग्लिश स्कूल में आप परमानेंट जो है संपर्क में रहते हैं, चाहे वो फीस को लेके हो, चाहे कोई फंड होते हैं इतने सारे तरह के। मैं ये बात अब ओपनली इतना बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन लगातार आप प्राइवेट स्कूल में जो है अध्यापकों के या स्टाफ के या उस प्रिंसिपल के टच में होते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में जब एक बार बच्चे को एडमिट करवा देते हैं, उसके बाद वापस आने मिलने की आप जरूरत नहीं समझते हैं। ये आप मैक्सिमम जगह ये दिक्कत है। अब कई जगह का दो जगह कोई अन्य प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हर जगह यही प्रॉब्लम है जी। और कमल कोटियाल जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू कमल कोटियाल जी। तिलक जी कह रहे हैं स्पेशली थैंक्स टू साउ न्यूज, आपके चैनल के माध्यम से मेरी बेटी हिमालय ठाकुर स्नेहा की 2 पोइम दिखाई गई। थैंक यू सो मच तिलक जी। हमारे ये अपने मंजीर से ही हैं, और इनकी बेटी की शायद युद्धवीर जी आपने सुनी ही होगी, कविताएं 2 इन्होंने लिखी थी। जी। बहुत बीएड कॉलेज में पढ़ाई कर रही है इनकी बेटी हिमालय। तो इनकी बहुत ही मतलब अच्छी कविताएं इन्होंने पेश की थी और काफी ज्यादा वायरल भी हुआ सोशल मीडिया। तो इनके पिताजी हैं ये तिलक ठाकुर जी। सर दिल से सल्यूट करते हैं आपको भी, और आपके बच्चों को भी जिस तरह के आप संस्कार दे रहे हैं, वाकई में बहुत ही मतलब प्राउड होता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे चंबा में भी इस तरह के लोग हैं। तो दिल से सल्यूट करते हैं। ऋषभ शर्मा जी कह रहे हैं कि युद्धवीर भाई की तरह जब सभी सरकारी स्कूल के अध्यापक अपना कर्तव्य समझकर स्कूल के विशेष रुचि लेकर कार्य करेंगे, ज्यादातर लोग अपने बच्चों को हिंदी स्कूल में ही डालेंगे। ये ऋषभ शर्मा जी कह रहे हैं। और सरकारी स्कूल में टीचर, दूसरे अध्यापक भाई देशराज जी, वो भी हमारे प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल रमेश छत्री जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है। देशराज जी के बारे में भी हम कोशिश करेंगे एक दिन उनसे उनसे भी समय लेंगे, उनके बारे में भी अक्सर सुना है। मैं इतना कहता हूँ, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, बट इन दो युद्धवीर जी और देशराज जी के बारे में अक्सर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के अखबारों के माध्यम से भी हमें पल पल इनके बारे में देखने को मिलता है। और इनकी खासकर सोशल मीडिया पर जो पढ़ाने का तरीका है, वो मैं तो बोलता हूँ, मैं खुद इनका दिल से फैन हो चुका हूँ। बाकी चलो अब बीच में कमेंट तो काफी हो गया, बीच में 1 2 बच्चे, मैं फिर बाद में ले लूंगा कमेंट। युद्धवीर जी से हम बात करना चाहेंगे। युद्धवीर जी आपने एक पत्रिका निकाली थी, बाल समाचार पत्रिका नन्हे उस्ताद, थोड़ा उसके बारे में बताएं प्लीज, क्योंकि वो काफी हाईलाइट भी होती है और नेशनल लेवल तक लोग उसको जानने शुरू हुए हैं। तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहते हैं, नन्हे उस्ताद की जो पत्रिका थी क्या था उसमें विशेष। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो ये नन्हे उस्ताद पत्रिका है, ये हमने जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था, मुझे लगता है 2016 सितंबर में, तो उसके बाद 17 से हमने इसकी शुरुआत कर दी थी विद्यालय में। और इसमें हम शुरुआत में जब हमने इसकी शुरू किया, हमने सोचा शायद ऐसे ही अपने मतलब स्तर पर हमने इसको शुरू किया। हमें नहीं था पता कि इतना ज्यादा पसंद जो है वो इसको पूरे बाकी जगहों पर भी किया जाएगा, हिमाचल में किया जाएगा या उससे बाहर भी किया जाएगा। तो इसमें जी हमने बेसिकली बच्चों की रचनाओं को स्थान देने के लिए, उनके अंदर रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी रुचि जो है वो साहित्य के क्षेत्र में रही है। अभी तक तो हम साहित्य साधना में ही जुटे हैं, मतलब अभी तो नौसिखिए ही हैं। लेकिन मेरा कोशिश ये थी कि जो मंच हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मंच मिले। जिस पत्रिका के बारे में मुझे पहली बार 12वीं कक्षा में या महाविद्यालय में जाकर के पता चला, और फिर रचना जिसमें मैंने अपने अंतिम वर्ष में जाकर के दी, मुझे लगा कि क्यों ना उस तरीके की पत्रिका के बारे में पता बच्चों को पहली और दूसरी कक्षा से चल जाए, और वो रचना देने का काम जो है वो तीसरी से चौथी पांचवी कक्षा में करना शुरू कर दें। तो मेरा ये मकसद था, मेरी ये कोशिश थी कि बच्चे अपनी रचनाओं को जो है वो मतलब अपनी अभिव्यक्ति को जो है वो रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करें।
तो इसी को लेकर के हमने ये एक मुहिम जो है वो चलाई थी नन्हे उस्ताद के नाम से। और मुझे खुशी है कि ये बहुत अच्छे तरीके से चली। जैसा कि आपने कहा कि इसको प्रदेश में भी बहुत ज्यादा जो है वो लोगों ने सराहा और देश में भी सराहा। तो इसके लिए तो मैं उन पाठकों का, उन पढ़ने वालों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पत्रिका की सराहना की। वैसे तो हमने आपके चैनल के माध्यम से काफी सारी वीडियोस भी देखी हैं और काफी सारे आपके पढ़ाने के तरीके भी देखे हैं, जिससे बच्चों को मतलब ये है कि एक गुरु और शिष्य वाली बात नहीं दिखती, एक मित्र की भांति आप जो है बच्चों के साथ रहते हैं और आप पल पल हर चीज बच्चे वो फॉलो कर रहे हैं, जो चीज आप उनको बता रहे हैं वो हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है कि कुछ चीजें मैंने नोट करी हैं जो आपकी बहुत मुझे अच्छी लगती थी। इनमें से मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि समय भी कम है, तो और ये बातें जो है वो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बाल संसद की स्थापना है, बाल मंत्रिमंडल की जो बैठकें आप करवाते हैं, एक वीडियो हमने देखी थी, काफी अच्छा लगा था। और एक था वो कौन बड़े बनेगा करोड़पति के उस पे आपने एक पेश की थी, वीडियो में बताया था। तो थोड़ा उनके बारे में जानना चाहते हैं, इससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और आपको क्या मतलब उसमें सुधार देखने को मिला, क्या लगा बच्चों के में जो बदलाव देखिए, देखने को जो लगा। ये बाल मंत्रिमंडल और बाल कैबिनेट की जो बात है, ये आइडिया मेरे दिमाग में हमारे जो जिला के पूर्व डाइट के जो प्रिंसिपल थे, हमारे प्रधानाचार्य सुमन कुमार मिन्हास जी, उनका एक विजन डॉक्यूमेंट है, दृष्टि पत्र है, जो कि एक हमारी मैगजीन निकली थी डाइट में, उसमें उसका जिक्र था। उसमें इस तरीके के और भी कुछ बहुत सारे नवाचारों का जिक्र है। तो वहां से मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया मिला और मैंने उसको जब इम्प्लीमेंट किया, तो इसका देखिए और कोई फायदा मिले ना मिले, दो तीन फायदे पक्के मिले हैं। एक, बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ा है, बच्चों को मजा आता है, बच्चों को लगता है कि ये स्कूल हमारा अपना है, हम कुछ ना कुछ करें। और कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। जैसे अब मान लीजिए, अगर स्वच्छता से संबंधित कोई अगर कार्य है, तो वो बच्चों को पता होता है कि अब इसमें जो निरीक्षण का काम है वो स्वच्छता मंत्री का रहेगा। यदि किसी बच्चे को पेट में दर्द हो रही है, तो वो जो बच्चा है वो सीधा जाकर के हो सकता है अपने स्वास्थ्य मंत्री को बताए, और वो हमें पता चल जाएगा। लाइब्रेरी पुस्तकालय मंत्री है, तो वो पुस्तकालय की सारी व्यवस्था को देखेगा, पुस्तकों को अच्छे से लगाना है, या जिस प्रकार से भी वो सारा मैनेजमेंट है। और जो दूसरी बात आपने की थी कौन बनेगा करोड़पति की, तो वो शिमला से एक अध्यापक थे। अभी मैं, हो सकता है नाम मैं गलत बोल दूं, इसीलिए मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, मुझे श्योरिटी नहीं है उस नाम के ऊपर। तो उनकी मैंने वीडियो देखी एक, तो मुझे बहुत अच्छा एक कंसेप्ट लगा। फिर उसके बाद मैंने वो उसको स्कूल में किया। तो उसमें ये रहा कि हमने वो 100 रुपए का जो उसमें प्राइज रखा था, और फिर बच्चों से 10 क्वेश्चन पूछे, और जिन्होंने भी 10 क्वेश्चन का जवाब दिया, तो अच्छा कंसेप्ट था ये बच्चों में जीके को डेवलप करने के लिए। बेसिकली हर समय हमें बच्चों को पढ़ा पढ़ा के बोर भी नहीं करना होता है। कभी कभी उसके लिए बिल्कुल। एंटरटेनिंग भी होना चाहिए, थोड़ा सा उसे मजा भी आए, उसे लगे कि विद्यालय एक कैद खाना ना होकर के एक ऐसी जगह है जहां मैं खिड़की से बाहर आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता हूँ। तो इस तरीके की सोच तभी डेवलप होगी बच्चों में, जब हम भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे। अगर हम वही मतलब पुराने तरीके से क्विज कंपटीशन करते रहेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव, हमने क्विज कंपटीशन का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन जो है वो आप इसको कह सकते हैं। तो अच्छा प्रयास रहा इसका। प्रयास कभी निष्फल नहीं होते हैं, प्रयास का हमेशा फायदा जो है वो मिलता ही मिलता है। जिस तरह से आपकी वीडियोस के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है और जिस तरह से बच्चों के साथ आप बिल्कुल घुल मिल के रहते हैं, इससे मुझे जो मेरा पर्सनली अनुभव रहा है, मुझे एक चीज लगती है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कम स्कूल में बच्चों की अब्सेंटे भी कम रहती होगी, कि वो उनको यही लगता होगा कि कब कल हम स्कूल पहुंचे, जब जहां तक मैं देख पाया, तो क्या ऐसा वाकई में देखने को मिला है। बिल्कुल। ये तो मतलब हर जगह पर ही ऐसा रहता है कि जब कभी भी मतलब बच्चों के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो बच्चों को सच में ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अब छुट्टी ना हो, या छुट्टी होने के बाद भी कई बार बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं, वहीं खड़े रहेंगे कि थोड़ा सा चलो सर के साथ रुकते हैं, या जो भी है। ये हर उस विद्यालय में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जहां कहीं पर भी जो थोड़ी सी गतिविधियां या इस तरीके का कार्यक्रम होता है, थोड़े बच्चे अट्रैक्ट तो होते ही हैं इस चीज को लेके, क्योंकि बचपन है, उनको दुनियादारी की कोई चिंता होती नहीं है। तो इस तरीके से जब वो कुछ चीज देखते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा मजेदार लगता है। और जब बच्चे को कोई चीज मजेदार लगती है, तो बच्चा फिर उसके अंदर डूबने की कोशिश करता है। और यदि हम पढ़ाई को मजेदार बना दे, तो शायद बच्चा उस पढ़ाई में भी उसी तरीके से डूबने की कोशिश जो है वो करे। ऐसा भी संभव है। ये मैंने सवाल इसलिए करा क्योंकि हमारे साथ खुद भी ऐसा हो चुका है। मैं स्कूल टाइम की आपको अपनी पर्सनली बात आज शेयर कर रहा हूँ, शायद कुछ लोग जो लाइव देख रहे हैं वो जानते भी होंगे। मेरा भी यही रहता था कि स्कूल में एक भी मैं अब्सेंट नहीं करता था, कभी नहीं। हालांकि इतना नहीं कि इतना पढ़ाई में टॉपर था, पढ़ाई में मीडियम ही रहा हूं मैं, इतना ज्यादा हाई नहीं रहा हूं, बट स्कूल में कभी अब्सेंट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? एक तो मेन मेरा रीजन ये था कि रोजाना प्रेयर के अंदर जो है मुझे बोलने के लिए मौका मिलता था।
भाषण वगैरह देना या किसी न किसी एक्टिविटी में। दूसरा क्या था कि मुझे एक सदन वगैरह बनाए होते थे स्कूल में, तो मुझे स्कूल उसका इंचार्ज बनाया हुआ था। और जब सदन की बारी आती थी, एक लीड करने के लिए काफी अच्छा लगता था, और खासकर जब टीचरों के मुंह से निकलता था कि मनु जी आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, और जब ये शब्द निकलते थे ना, तो उस टाइम पता नहीं अंदर क्या फीलिंग होती थी। और मेरा मतलब हर कक्षा में जो है मेरा 100% अटेंडेंस रही है मेरी स्कूल में। तो ये नहीं, रीजन बिल्कुल बहुत, सही ये बात है जो आपने लाभ बोली, टीचरों बिल्कुल के सही साथ बात तो। बोल रहे हैं आपको भी। जी। जी, बिल्कुल सही हाँ। बात बोल रहे हैं। युद्ध वीर टंडन अपने जैक ठाकुर जी, इनका कमेंट है कि युद्ध वीर टंडन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, अचीव योर गोल एज ए टीचर। हम स्कूल में पढ़ा करते थे, हमेशा स्कूल की दीवारों पर लिखा रहता था कि अध्यापक मोमबत्ती की तरह जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं, वो आप बखूबी निभा रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड आई फील प्राउड ऑफ यू बिकॉज आई थिंक यू वर माई जूनियर ड्यूरिंग अवर ग्रेजुएशन। गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा ही हार्ड वर्क और ऐसी लगन से आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब अपना चंबा के यूथ किसी अच्छे कार्य को करते हैं। थैंक यू सो मच। आपके चैनल के माध्यम से मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इनकी बेस्ट विशेस के लिए। और एक बार फिर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आपने जो मुझे बात अच्छी लगी थी, आज मैंने एक और नोट की हुई है, ईमानदारी की दुकान। तो ये ईमानदारी की दुकान क्या थी? देखिए, ईमानदारी की दुकान, ये वही बात है। मैं इस चीज को मैं एक फिर से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज के समय में शिक्षा में इतने सारे नवाचार हो चुके हैं कि अब नवाचारों से ज्यादा जरूरी हो गया है उनके ऊपर व्यवहार करना, उनको विचार में उनके ऊपर विचार करना, उनको व्यवहार में लाना। ये सारे के सारे नवाचार, ये कोई नए नवाचार नहीं है। ये नवाचार नवाचार तब कहलाते हैं क्योंकि ये अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती है, इसलिए हमें लगता है कि ये नए हैं। ये कंसेप्ट जो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था डाइट में, उसी दौरान हमने सीखा था। हमारे सोशल स्टडी के मैडम थे वहां पर, अनुराधा मैडम जी। तो उन्होंने ये कंसेप्ट, मतलब वो अक्सर इस चीज का जिक्र करते रहते, इस तरीके की बहुत सी बातें वो करते थे। तो कहीं ना कहीं उसी समय मेरे दिमाग में वो बात आ गई थी कि जब कभी मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो अपने विद्यालय में जाके मैं इसको ट्राई जरूर करूंगा। तो इसके फायदे बहुत सारे आए। मैंने पहले आपको कहा कि प्रयास हम जब करते हैं तो उसके फायदे तो मिलते ही हैं, हमेशा मिलते हैं। ये हो सकता है किसी के थोड़े कम मिले, किसी के ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारा प्रयास है वो निष्फल जाए। उसका फायदा जरूर मिलता है, थोड़ी सी उसमें ऊपर नीचे रहता है, लेकिन फिर भी हर प्रयास अपनी जगह पर जो है वो उसका एक रोल होता है, और प्रयास करते ही रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बड़ी आपने आपने बात की है। जीवन ठाकुर जी कह रहे हैं कि युद्धवीर जी यू आर डूइंग गुड जॉब एंड कॉन्ग्रेट्स। और लेखराज जी कह रहे हैं, लेखराज ठाकुर जी, बड़े भाई युद्धवीर जी को हमारे देश में आपके जैसे टीचर की जरूरत है, बच्चों का ऑलराउंड डेवलप कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन जी का भी और लेखराज जी का भी, हार्दिक आभार। थोड़ा सा जो स्कूल की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अब मैक्सिमम जगह कई जगह इस तरह का होता है कि बोलते हैं कि सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो कागजी कार्रवाई में उलझे रहते हैं जो स्कूलों की होती है। ऐसे में आप उस कागजी हम्म। कार्रवाई से जो भी कार्य प्रणाली होती है उससे निकल कर बच्चों के लिए जो इतने अच्छे तरीके से समय दे पा रहे हैं, तो रोजाना क्या आपकी एक्टिविटी रहती है स्कूल में? जैसे स्कूल में जब सुबह पहुंचते हैं तो किस तरह से दिन का आप निकालते हो? कागजी कार्रवाई भी पूरी करनी है और साथ में बच्चों को पढ़ाना भी है, और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाना है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, इस पहले तो मैं एक चीज इस सवाल में क्लियर कर दूं कि अगर किसी तरीके से ये हो सकता है कि हमारी जो कागजी कार्यवाही है वो कम हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि आपका चैनल बड़े लोग सुनते हैं मुझे पता है। तो अगर कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथ की बात नहीं है इसको कम करना। हम तो जहां बच्चों के प्रति जवाबदेह हैं, वहीं हम सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, वहीं विभाग के प्रति जवाबदेह हैं। जी। हमें हर चीज को करना है, हम हर चीज के बीच में सामंजस्य बिठाना है। अगर ये कम हो सकता है किसी तरीके से, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई और बात नहीं होगी। हाँ, अब क्योंकि वही बात है, जब हम कहते हैं कि हमें जब किसी चीज के साथ ही आगे चलना है, पता है, तो उसमें फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, दिक्कत तो आती है, नो डाउट, क्योंकि बड़ा कुछ दिमाग में चला होता है, कई बार कोई इंपॉर्टेंट डाक आ जाती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। लेकिन फिर भी वही बात है, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि टीचर चाहे तो कुछ भी मैनेज कर सकता है। दिक्कतें तो आती हैं, थोड़ा सा 19-21 का फर्क भी पड़ जाता है कई बार, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं अगर हम थोड़ा सा, मतलब इसको बोलते हैं कि कोशिश करें कि, मतलब जैसे, अब जैसे मैं अपनी अगर दिनचर्या की बात करूं तो अक्सर जो जर्नलाइज रहती है, कभी कभी अलग भी हो सकती है, लेकिन जर्नलाइज ही रहता है कि हमारी जो मॉर्निंग असेंबली है
उसको हम सबसे बड़े टूल के रूप में यूज करते हैं, जिससे कि जैसे मॉर्निंग असेंबली को हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि क्योंकि वहाँ 5 की 5 क्लास एक साथ होती हैं, अब हम अगर 5वीं को कोई चीज बताएंगे तो वो चौथी तीसरी दूसरी पहली वाले भी सुन लेंगे, हम चौथी को कुछ बताएंगे तो वो भी सारे सुन लेंगे। तो वो एक जी। ऐसा प्लेस, ऐसी जगह होती है जहां पर हम बहुत सारी चीजों को बहुत कम एफर्ट्स में, जैसे उदाहरण के लिए व्याकरण की अगर बात करें, तो व्याकरण को यदि हम कक्षा कक्षा में अलग अलग करके भी समझाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग असेंबली में इसी तरीके से सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ प्रश्न है या पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ सामान्य ऐसे बिंदु जो कि बच्चों के साथ सामान्य रूप से साझा किए जा सकते हैं, तो उनको हम प्रातःकालीन सभा में करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को के साथ वही पीरियड वाइज काम चलता है। देखिए इसमें यह है कि जब डाक आ भी जाती है तो ऐसा नहीं कि बच्चे बेकार बैठे होते हैं, बच्चों को काम मिला होता है, बच्चा अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। और मोस्टली जो डाक वर्क रहता है, इस तरीके का काम रहता है, वो 3:30 से 4 बजे के बीच में करने का समय हमें इस विभाग के द्वारा भी दिया गया है। तो उस समय में जो अब हम कर सकते हैं, मुझे लगता है उस समय, और जैसे टीचर डायरी का काम है या जो भी काम है वो उस समय मेरे को लगता है वो किया जा सकता है। तो फिर भी मैंने पहले ही वो बात कह दी है कि अगर ये काम कम हो सके किसी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, पर अब अगर नहीं कम होगा तो हम इसी के साथ ही आगे चल रहे हैं, तो फिर इस तरीके से कुछ मैनेजमेंट्स करनी पड़ेंगी। जैसे यूज ऑफ आईसीटी कर सकते हैं हम, अगर उपलब्ध है फोन तो सभी के पास उपलब्ध है आजकल, फोन के माध्यम से बच्चों को एंगेज किया जा सकता है। इस तरीके की छोटे मोटे जो है हम तरीके जो लगा सकते हैं। बिल्कुल जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। बाकी अभी समय बहुत कम बच रहा है, लोगों से निवेदन है कि अगर कोई सवाल करना चाहे तो लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि मात्र अभी बचे हैं 8 मिनट, और 8 मिनट में अभी सवाल तो बहुत सारे हैं करने को, लेकिन जो मुख्य जो सवाल थे जो वाकई में होने चाहिए वो तो किए, और बहुत बेहतरीन तरीके से युद्धवीर जी ने इसका जवाब भी दिया है। और जो मुझे खुद क्या लग रहा था कि ये बहुत जरूरी है, और हमें भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। वाकई में काफी अच्छा लगा है युद्धवीर जी के साथ मिलके। तो थोड़ा सा एक सवाल और था मेरा। एक वीडियो देखी थी आपकी मैंने, जिसमें वो बच्चों ने वो वीडियो क्लिप वगैरह बनाए थे, और पक्षियों के और फोटोज। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा था कि हर एक छोटी चीज से भी आप कुछ ना कुछ अनुसरण कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर आप हाँ शुरुआती तौर पे जो ये जी चीजें जी। आप डाल रहे हो, बाकी में सैल्यूट करता है दिल, सीधी सी बात है। नहीं, वो बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। ये जो छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है, ये वही बात है कि क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं, जैसे जो मेरे जीवन के आदर्श हैं डॉक्टर विपिन राठौर जी, मैं अगर उनकी बात करूं तो उनका भी यही स्टाइल ऑफ टीचिंग था कि वो कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ी यूनिक सी चीज है बड़ी, वो भी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना हमें सिखाते थे। तो जब वो वही चीज हमारे अंदर आ गई, वही हमने बच्चों को सिखाई आगे। जैसे एक बार मेरा मन किया, मैं डेपुटेशन पे कहीं किसी स्कूल में था, तो मेरा मन किया और 2-3 दिनों के लिए था, तो मुझे लगा कि क्यों, और उस वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त था। वो बिल्कुल प्रकृति की गोद में एक विद्यालय बसा हुआ था, वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाईज देखने को मिल रही। तो मैंने बच्चों को ना हाफ टाइम में वहां ले जाके मैंने सोचा थोड़ा बटरफ्लाईज के बारे में, तो पहले दिन मैंने जस्ट ऐसे इंट्रोडक्शन करवाया कि ये बटरफ्लाई है, ये वो, इसके उसके थोड़े से तितलियों के बारे में 2-4 अनोखे तथ्य बता दिए। बच्चे बहुत इंप्रेस हुए, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने ऐसे ही बच्चों को बताया कि बेटा जैसे आपका नाम राहुल है, अक्षय है, मेरा नाम ये है वो है, तो इस तरीके से हर तितली का भी नाम है, हर तितली का अलग नाम है। तो फिर हमने वो फोटोज उनकी खींची, और जैसे ही मेरा लास्ट दिन था तो मैंने बच्चों को हर तितली का नाम बताया, बकायदा उनकी कॉपी में नोट करवाया। तो बच्चा आप जब अगर वो उस चीज को प्रैक्टिस में ले रहे होंगे, तो जब कभी भी वो उस तितली को देखेंगे वो एकदम से बोलेंगे कि यार ये तो इंडियन टॉर्टोइज है, या ये मतलब उस वो क्या बोलते हैं बटरफ्लाई है, या जो कुछ भी उसका नाम है, वो उसको बोलेंगे तो बच्चे को एक तरीका समझ में आएगा। फिर बच्चे के लिए हमने इसी तरीके की एक फोटोग्राफी कंपटीशन भी करवाया था, जिसमें ये नेचर से रिलेटेड फोटो वगैरह बच्चों से जो है वो क्लिक करवाई थी, और फिर फेसबुक के थ्रू इसका हमने रिजल्ट भी लाइक्स के आधार पे निकाला था। तो ऐसे ऐसे काम करने में मुझे खुद भी मजा आता है। तो वही जी बात जी। है, जब खुद मजा आता है तो फिर कभी हम बच्चों के साथ भी कर लेते हैं कभी कभी, ये है। बिल्कुल, ये बात हम अभी शायद इससे पहले मुझे खुद भी इतना ज्यादा वो नहीं था, पर जब ये लॉकडाउन हुआ इसके बाद मैंने ये खुद चीज महसूस की है। करीबन 1-1.5 हफ्ते के लिए तो हम भी कमरे के अंदर बंद ही थे, लेकिन उसके 1-2 हफ्ते के बाद जब सरकार के थोड़े निर्देश आए कि आप जो है थोड़ा खेतों वगैरह में काम कर सकते हैं, तो एक दिन उस दिन मैं घर से बाहर निकला था, मैंने ये चीज मैंने शायद कई सालों के बाद खुद महसूस करी, और एक दिन मैंने लाइव में ये बात कही भी थी, और उस दिन मैंने फेसबुक के ऊपर लाइव भी चलाया था कि खेतों में हम लोग हम्म। काम करते हैं, ऐसे भी आगे पीछे अब इतने सालों से काम कर ही रहे हैं, और रोजाना सुबह जब घर से निकलते थे अपने काम के लिए तो उसी रास्ते से गुजरते थे।
बट उस दिन क्या हुआ, जैसे अब हमारे पास टाइम था, किसी भी काम की कोई टेंशन नहीं थी, दिमाग बिल्कुल फ्री था। तो उस दिन मैं करीबन 2 घंटे अपने ही खेत सामने खेत में बैठा रहा। और इतना अच्छा महसूस हो रहा था, वो रंग बिरंगी तितली उड़ रही है, एक भी चीज चीज को मैं बिल्कुल बारीकी से देख रहा था। और इतने अच्छे खेत जो फिल्मों में देखते थे ना पुराने, वो खेत हमारे गांव में पहले से है, और उसकी सुंदरता को और उस चीज को हमने कभी अनुभव नहीं किया है। तो मतलब ये चीजें, हम्म। और उसने जैसे चिड़िया, चिड़ियों की बात कर रहे हैं, तो कई साल हो गए थे उनकी उस चहचहाट को सुने हुए। सुबह जाना शाम को वापस आना पता नहीं होता था इस चीज का। तो करीबन 7-8 सालों के बाद जो ये चीजें भी हमें देखने को मिली है। तो इन छोटी छोटी बातों से भी, अब इन छोटी छोटी चीजों से भी अनुभव करके जो है हम महसूस करके जो है अपने आप को, मतलब जो ये दिमाग की टेंशन है उसको भी हम फ्री कर सकते हैं। ये चीज मैंने अभी लॉकडाउन के दौरान जो है वो महसूस करी है। एक सर, बिल्कुल, मेरा ये अपना जो बात आपने सवाल कही। था आपसे। जी। एक स्कूलों में भी आपने जैसे जो स्थान है स्कूल में, उसको भी आपने आपके आपने नामकरण किया हुआ है उनका। तो बच्चों के लिए वो किस तरह से आसान है, और उससे बच्चों को क्या सीख मिली है? अलग अलग जगह पे अपने नामकरण किए हुए हैं। हाँ, इसमें देखिए, इसमें बच्चों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर मैं सबसे निचले स्तर से शुरू करूंगा, कम से कम बच्चे को उन 4-5 स्थानों के समानांतर ही 4-5 स्वतंत्रता सेनानियों के या महापुरुषों के नाम याद हो जाएंगे, सबसे मिनिमम। उसके बाद बच्चों जी। को वो एक अपनेपन की भावना और उसको देशभक्ति के साथ जोड़ना, वो चीज बच्चे उसमें महसूस कर पाएंगे। दूसरी बात, जो बहुत मुश्किल होता है किसी भी बच्चे में इनकलकेट करना, अगर वो एक छोटे से प्रयास से हो रहा है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और थर्ड, हम उसको जब एकेडमिक से जोड़ते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो वो नाम है उनको हम बच्चों को, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी कक्षा है तो महात्मा गांधी जी के बारे में 10 पंक्तियां बच्चा याद कर ले। सुभाष चंद्र बोस कक्षा है तो सुभाष चंद्र जी के बारे में थोड़ी सी पंक्तियां बच्चा याद करे, तो वो निबंध भी बच्चे को साथ साथ में जो है वो याद रहते हैं। तो जब हमने फर्स्ट टाइम ये इम्प्लीमेंट किया था तो उस साल में 10 इस तरीके के हमने नाम रखे थे, तो 10 में से 6 जगह के जो निबंध है वो बच्चों ने याद कर लिए थे। तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। अब इस साल थोड़ा सा परिस्थितियां बड़ी असामान्य हो गई, नहीं तो इस साल हमारी कोशिश थी कि 10 के 10 का जो है वो बच्चों को थोड़ा सा हम आइडिया देंगे। लेकिन चलिए, जैसे स्कूल खुलते हैं फिर से दुगने जोश के साथ जुट जाएंगे उसी मिशन में। थैंक यू। रमेश छत्री जी कह रहे हैं कि दोनों युवा भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रमेश छत्री जी। जीवन चंब्याल जी धन्यवाद। कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लगा आज युद्धवीर जी से मिलकर, इनके विचार सुनकर बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। और एक आपकी आज की एक नई वीडियो देखी, आपका पढ़ाने का अनोखा ढंग पहली बार देखा, जो कि काबिल तारीफ है। और उम्मीद है बहुत अध्यापकों ने वो वीडियो देख के इस अनोखे तरीके को अपनाया होगा। देखिए जीवन जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, युद्धवीर जी आपको भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आपसे पूछे बगैर मैंने आपके एक चैनल की वीडियो को अपने चैनल से लाइव कर दिया था। और वो वीडियो 3 दिन में मैंने दिखाई है। ये उन्हीं वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें एक कविता के माध्यम जी से जी। जो है आप बच्चों को बता रहे थे। अब मैं तो दिमाग से निकल गया था कि लोग आप कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक कविता आज लाइव हो जाए, क्योंकि अब समय लगभग हो ही चुका है। तो एक कविता सुनना चाहते हैं हम आपसे, जो भी आपकी खासकर आज का जो माहौल चल रहा है इसके ऊपर इस तरह की कोई कविता हो। मैं आपको दो एक छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा और समय के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश भी करूंगा। जी। पहला तो मैं एक थोड़ी सी देशभक्ति की कविता से शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी बहुत दिल के करीब है ये कविता। जी। अ, देश के जो गण है वो गण गणतंत्र की जान है। देश के जो गण है वो गण गणतंत्र की जान है। अंबर तक लहराए जो तिरंगा वो तिरंगा पहचान है। अंबर तक वाह। लहराए जो तिरंगा वो तिरंगा पहचान है। गाता जिस गीत को बच्चा बच्चा देश का, गाता जिस गीत को बच्चा बच्चा देश का, वो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है। वो क्या राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है। एक छोटी सी अगली 4 पंक्तियां, जो हमारे आसपास जो जाति पाति का जहर है उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि जन्म जात पात और ऊंच नीच के फेर में फंसे हैं जो, कि जन्म जात पात और ऊंच नीच के फेर में फंसे हैं जो, हाँ ऊपर से नीचे तक पूरे ही कीचड़ के ढेर में धंसे हैं वो। कोई फर्क क्या नहीं पड़ रहा जू ही नहीं रेंग रही कान पर, अनजान बन बैठे जाती जहर के डंस से डंसे हैं वो। तो और जैसा कि आपने कहा कि कोरोना के ऊपर, तो मैं जनता कर्फ्यू पर समर्पित एक कविता छोटी सी आपके सामने सुनाना चाहूंगा। जी। कि हाँ, आज देश ने मेरे मिलकर कर है दिखाया, संयम संबल का है अद्भुत परिचय बतलाया। डटे रहे वे घरों में अपने, कोई बाहर न आया, दृढ़ निश्चय से देखो,
महानगरों में भी सन्नाटा छाया, महानगरों में भी सन्नाटा छाया। पहली बार आज एक अद्भुत संयोग है आया, वीर डटे हैं सीमा पर जहां रहता दुश्मन का साया, वीर डटे हैं सीमा पर जहां रहता दुश्मन का साया। नागरिकों ने भी घर रहकर है राष्ट्र धर्म निभाया, गली सड़कों पर देश की है कोरोना को भटकाया, है कोरोना को भटकाया। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत ही धन्यवाद। आनंद आता है, धन्यवाद। खासकर जिस तरह से आप इसको पेश करते हैं, इन शब्दों को जिस तरह से आपने पिरोया हुआ है, बहुत आनंद आता है। सोशल मीडिया के माध्यम से तो काफी सुनी है, आज लाइव भी दो कविताएं आपने सुनाई, थैंक यू सो मच आपका। और अंत में अभी समय तो हो चुका है, बट अंत में हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे जो चंबा के अध्यापक है, कुछ जो अभी अध्यापन जो इन्होंने शुरू कर दिया हुआ, कुछ अभी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, थोड़ा आप वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो वर्तमान समय में जिला चंबा में अध्यापक हैं वो सभी मेरे वरिष्ठ हैं। मैं उन सभी से आशीर्वाद और उन सभी के मार्गदर्शन की ही कामना करूंगा कि जिस प्रकार से उनका सहयोग आज तक मुझे मिलता रहा है, और सच में जिला चंबा के जिस भी खंड में मुझे जाने का मौका है, बड़े कम खंडों में मैं जा पाया हूँ, जहां कहीं भी जा पाया हूँ, हर तरफ से अध्यापकों ने बहुत ज्यादा मार्गदर्शन सहयोग किया है और बहुत ज्यादा प्रेम उनका मिला है। वो इसी तरीके से बना रहे। और जो अभी मेरे भावी अध्यापक साथी जो आने वाले हैं, उनके लिए मेरा संदेश यही है जो हर बार रहता है कि टीचिंग में हम इसको एज ए प्रोफेशन लेकर के ना आए, इसको हम एज ए पैशन लेकर के आए। क्योंकि टीचिंग में अगर हम इसको प्रोफेशन के रूप में लेकर के आएंगे तो हमें ना खुद को मजा आएगा, ना हमारे बच्चों को मजा आएगा, और ना ही हम सेटिस्फाई होंगे, और ना ही हम इस चीज को इंजॉय कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें इसको एज ए पैशन लेकर के आना पड़ेगा। जैसे क्लास में जाए, जैसे जिस दिन, मैं सच्ची बात बताऊं, जब कभी मैं क्लास में बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा करके आता हूँ शाम को, तो रास्ते में मेरे पाँव जो है वो हवाएं उड़ते हैं, चलते नहीं, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा स्कूल से दूर है। तो मतलब लगभग 5-6 किलोमीटर है। तो जिस दिन मैं, मेरे को लगता है कि आज बहुत अच्छी टीचिंग हुई है, उस दिन मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब घर पहुंच गया। मेरे को लगता है मैं उड़ के ही जा रहा हूँ। और जिस दिन कई बार थोड़ा, जैसा कि आपने कहा कि कई बार वैसे होता है, तो उस दिन पाँव आगे नहीं बढ़ते हैं, लगता है कि यार क्या मतलब, वो रास्ता जो सफर है वो तय ही नहीं होता है। तो यही एक छोटा सा संदेश है कि जो टीचिंग को एज ए पैशन मान करके जो है वो हमें इस प्रोफेशन में आना चाहिए, ना कि एज ए प्रोफेशन मान करके हमें इसमें जो है वो आना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा संदेश जो है अब आने वाले भावी अध्यापकों के लिए दिया है, जो अभी जिन्होंने सोचा है कि इस तरह से करना है। बाकी मेरी ये उम्मीद रहेगी कि किसी दिन एक दिन फिर समय आप हमें देंगे और एक दिन फिर लाइव आएंगे। और जी। दूसरी उम्मीद ये है जी कि बिल्कुल, बहुत जल्द आपका मैं आभारी की रहूंगा कि मेहर यदि होगी आप कि जल्द द्वारा भी से जो ये हमें कोरोना एक अवसर की देते हैं। जो महामारी है इससे हमें निजात मिलेगी, और किसी दिन हमें मौका मिलेगा, हम स्कूल में आके जो है लाइव वो चीज खुद देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, जिस तरह से वो। तो अब देखते हैं कि थोड़ा माहौल जब ठीक हो जाता है, जिस दिन आप इजाजत देंगे हम कोशिश मैं करेंगे जरूर आपका आएंगे। हमेशा इंतजार करूंगा, और आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है हमारा स्कूल। और मैं चाहता हूं कि आप विद्यालय में आए, हमारे साथ भी मिलें, हमें भी आपसे मिलने मिलके बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको भी आप अपना आशीर्वाद दें, वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से समाज सेवा के क्षेत्र में इतनी छोटी उम्र में और अपने स्तर पर जो आप ये काम कर रहे हैं, एक बार मैंने आपकी एक वीडियो देखी और मैंने कमेंट किया कि बहुत अच्छी है, तो आपने आगे से बताया कि ये मैंने खुद ही एडिट किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतना कम उम्र में इतनी अच्छी जानकारियां और इतना अच्छा आप ये कंसेप्ट सोचना दिमाग में कि मैं इस तरीके से घर बैठे मतलब लोगों के बीच में कुछ करूं। मैं कहता हूँ इस सोच को सलाम है, जो सोच आपने ये दिखाई है। क्योंकि देखिए, हमारे जो वर्तमान जिला उप शिक्षा अधिकारी हैं आदरणीय हितेंद्र कुमार जी, वो मेरे बहुत ही प्रिय गुरु रहे हैं। तो उनका एक कथन है जो मुझे बहुत प्रिय लगता है हमेशा ही, वो ये है कि कर्म करना जो है वो मुश्किल नहीं है, विचार करना मुश्किल है, कर्म से विचार मुश्किल है। आमतौर पे हम कहते हैं कि सोचना जो है वो आसान है, करना मुश्किल है। वो कहते हैं सोचना ही मुश्किल है। क्योंकि अ, जो जब हम कुछ सोच लेते हैं तो काम हो भी अपने आप जाता है। आपने सोचा, और देखिए आज हमारे सामने ये फलीभूत हो रहा है। तो आपकी उस सोच को सलाम, उस समय को सलाम जिस समय आपने ये सोचा कि आप इस तरीके से इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित करेंगे। आप समाज सेवा के क्षेत्र में, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, और हर उस क्षेत्र में जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से देश की और अपने समाज की सेवा करते रहें, ऐसी कामना है। क्योंकि आज हमारे देश को जो है वो इसी तरीके के नागरिकों की आवश्यकता है जो एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, कि ये सब आप सब लोगों का ही आशीर्वाद है। और दूसरी बात ये कि आप सब लोगों को देख के ही मोटिवेशन मिलती है, वरना आपको पता ही है समाज में कई तरह की नेगेटिविटी भी आती है, और उन चीजों को भी
क्योंकि जब आप लोगों को देखता हूँ, जब भी मैं कोई नेगेटिव होता हूँ तो आप लोगों की कोई देखता हूँ, आप लोगों से ही प्रेरणा लेता हूँ। कई तरह के ऐसे और भी चंबा के अंदर बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं जिनसे खुद प्रेरणा मिलती है। और कई शख्स तो ऐसे हैं जब मन उदास हो जाता है तो मैं उनको डायरेक्ट फोन करता हूँ और आधा आधा घंटा फोन पे ही लगा रहता हूँ। कई तरह की मुसीबतें आती है। और दूसरी रही इस कार्यक्रम की बात, तो मैंने ये पहले भी कहा कि लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोग लगातार जुड़ रहे हैं। जब लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो अपने आप ही वो अंदर काम करने की जिज्ञासा पैदा होती है। तो वैसे इसी तरह से जो रोजाना हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव जुड़े, थैंक यू सो मच। और अंत में जो बहुत आप बहुत एक धन्यवाद। बात आपने कही, एक बार फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कार्यक्रम को खत्म करने से पहले, कि अवार्ड के ऊपर बात आई थी। तो अवार्ड के लिए आपने कहा था कि अवार्ड जो है, सबसे बड़ा अवार्ड वो है कि आप जो शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हो, अगर उनमें से कोई बच्चा अगर आपको अच्छी तरह से आपकी बातों को समझता है और कहीं अच्छे मुकाम पर पहुंचता है, तो उस गुरु के लिए उससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। और मैं सच में यकीन अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उन गुरुओं को के लिए सच में ये बहुत बड़ा अवार्ड इस समय मिल चुका है कि युद्धवीर जी इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है आज जिस तरह से लोग जानने लगे हैं, और जिस तरह से आपका एक काम करने का तरीका है, तो इसके लिए वो सब भी बधाई के पात्र हैं। आपके परिवार जिस तरह से आपको सपोर्ट किया, और आपके वो गुरु जिन्होंने इस तरह का मार्गदर्शन दिया, और आपके अंदर की वो सोच, उसको दिल से सल्यूट करते हैं जी। बाकी सब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ लाइव जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। ये थे युद्धवीर टंडन जी, जो कि जिला चंबा के ही एक तेलका क्षेत्र के रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और मात्र इतनी कम आयु में इन्होंने जो अचीवमेंट है हासिल करी है, वो आप सबके सामने था। इनका अनुभव किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं कि अपनी स्कूलों में, अपने स्कूल में और फील्ड में जिस तरह से कार्य, कविताएं अपने लास्ट में दो सुनी है, दिल से आनंद आता है। इन लोगों से ऐसे से लोगों से काफी प्रेरणा मिलती है। और हमारी यही जो है क्या बोलते उम्मीद है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहेगा, और हम कोशिश करेंगे नए नए लोगों को आपसे रूबरू करवाने का, क्योंकि अभी समय भी आपके पास भी है, हमारे पास भी है। तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन का समय चला हुआ है, इसमें हमारे लिए एक यादगार पल रहे कि हमने कोरोना का जो ये लॉकडाउन का समय बिताया था, हमने कैसे बिताया था, और हमने इस टाइम में क्या क्या सीखा है। तो हमने तो एक डायरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमने तो एक डायरी लगा दी है। रोजाना हम जो है अपनी बातों को, जो युद्धवीर जी ने कही, इनमें से भी बहुत सी बातें हैं जो दिल को छू गई है, और वो सारी बातें जो डायरी में नोट होने वाली है। तो ये सारी हमारे लिए ये जो टाइम है वो यादगार रहने वाला है। तो आप लोग किस तरह से इसको यादगार बनाएंगे, ये आप लोगों पे डिपेंड है, आप लोगों की सोच पे डिपेंड है, हमारी खुद की सोच पे डिपेंड है, हम किस समय से किस तरह से इस समय को व्यतीत करते हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इसके लिए शुक्रिया। और कल आपको जैसा पता ही है, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर और अपने इस चैनल के माध्यम से बता ही दिया है, कल हमारे बीच में होंगे हिमाचल प्रदेश के मशहूर और हर दिलों में बसने वाले, वो समय जब हिमाचल प्रदेश में गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था और हिमाचल प्रदेश को पहचान दिलाई, संजीव दीक्षित जी हमारे बीच में होंगे कल लाइव। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन रहेगा, कल ठीक 8 बजे जरूर जुड़े, और संजीव दीक्षित जी के गाने भी सुनेंगे, उनके विचारों को भी सुनेंगे, और किस तरह से उन्होंने अपना वो मुकाम हासिल किया था, किस तरह की उनका वो सफर रहा था, उस सफर के बारे में भी जानेंगे। कल ठीक 8 बजे फिर जुड़ेंगे इसी समय, 8 बजे संजीव दीक्षित जी के साथ खास बातचीत में। सो जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।